दोस्तों, खालिस्तान ये नाम आप कई दिनों से लगातार न्यूज चैनल्स में सुन रहे होंगे क्योंकि पंजाब में हजारों लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनमें उनकी मांग एक ऐसी सेपरेट कंट्री की है जो केवल सिख लोगों के लिए हो, जहाँ की नौकरियां, रिसोर्सेज और यहाँ तक कि नदियों का पानी भी किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं बांटा जाएगा और जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का काफी बड़ा हिस्सा शामिल होगा। इस पूरे देश का नाम रखा जाएगा खालिस्तान। इस पूरी मांग ने कई दिनों से पंजाब और दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाकर रखा हुआ है। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये अमृतपाल सिंह है, जिसने अपनी धमकी में पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि अगर मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ एफआईआर 1 घंटे में वापस नहीं ली गई तो पूरे पंजाब में जो होगा उसके लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार होगी। और हाँ, आप सही समझे, क्योंकि यही वह आदमी है जो इस समय इस पूरी खालिस्तानी मूवमेंट को लीड कर रहा है, जो सबसे पहले दुनिया की नजर में तब आया जब इसने अपने कई हजार सपोर्टर्स के साथ मिलकर पंजाब के अजनाला थाने को घेर लिया, जिस दौरान पुलिस और इसके सपोर्टर्स के बीच काफी झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसके कई सपोर्टर्स को पुलिस ने किडनैपिंग और चोरी के मामलों में अरेस्ट किया था। एफआईआर तो अमृतपाल के खिलाफ भी थी, लेकिन पुलिस इसे अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकी। आप मानोगे नहीं, पर इसने अपने सपोर्टर के साथ मिलकर कुछ ही घंटों में थाने पर जो हंगामा मचाया, उससे डरते हुए पुलिस ने खुद कोर्ट से उसके साथियों की जमानत करवाई और उन पर लगे सभी के किडनैपिंग और चोरी जैसे गंभीर आरोपों को हटाकर उन्हें रिलीज कर दिया गया। अमृतपाल सिंह, जिनका कहना है कि मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता हूं, कुछ टाइम पहले ये पंजाब का एक नॉर्मल पर्सन था और दुबई में रहता था, मगर आज ये बहुत पॉपुलर और इंडियन गवर्नमेंट के लिए खतरा बन गया है। आज ये धार्मिक लिबास में अपनी खुद की आर्मी लेकर निकलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन, जो इतना पावरफुल है कि उसके एक इशारे पर इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जिसे पुलिस भी गिरफ्तार करने से डरती है, जबकि वह खुलेआम सरकार के खिलाफ धमकी भरे बयान दे रहा है। तो क्या अब इंडिया के अंदर 1984 वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि उस वक्त भी एक यंग लीडर जर्नैल सिंह भिंडरवाले भी इसी तरह अपनी खुद की आर्मी लेकर खुलेआम घूमता था। फिर गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों पंजाब में एक अलग खालिस्तान देश की मांग उठ रही है और क्या भारत से टूटकर खालिस्तान देश का बनना पॉसिबल है? तो चलिए इस मुद्दे को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं। दोस्तों, अमृतपाल सिंह संधू जो आज के समय सभी मीडिया चैनल पर देश विरोधी बयान देने के कारण छाया हुआ है और जो आज भारत की सॉवरेनिटी पर एक खतरा बताया जा रहा है। आज से कुछ साल पहले तक इस इंसान को भारतीय मीडिया में शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि जो अमृतपाल सिंह आज ऐसा एक बड़ी सी पगड़ी और हाथ में हथियार लिए एक धार्मिक सिख गुरु की तरह दिखता है, वह आज से 1 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, जो दुबई में अपनी फैमिली बिजनेस को संभालता था और उसका पंजाब या फिर भारत की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2020-21 के बीच हुए एक फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान अमृतपाल सिंह धीरे धीरे अपनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होने लगा, जहां वह खुलेआम इंडियन गवर्नमेंट को फार्म लॉज को लेकर टारगेट करता था। इसी दौरान अमृतपाल सिंह फार्मर प्रोटेस्ट के सबसे बड़े चेहरों में से एक सिख एक्टर दीप सिंधु के कांटेक्ट में आया। आपको बता दूं कि ये वही दीप सिंधु था जो किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर हंगामे में लाल किले पर इंडिया का झंडा उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाने के लिए उस पर आरोप लगे थे। वैसे वह बात अलग है कि बाद में ये दावे भी किए गए कि वह झंडा खालिस्तान का नहीं बल्कि किसान एकता मजदूर और फार्मर यूनियन का था। पर जो भी हो, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान दीप सिंधु दुनिया की नजरों में उभर कर आया था। दीप सिंधु ने उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम वारिस पंजाब दे था, जिसके जरिए वह पंजाब के भटके हुए यूथ को सिख रिलीजन की सभी रूल को अच्छे से फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता था। वैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा था और इस समय तक भी अमृतपाल सिंह कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं बना था, लेकिन फिर अचानक कुछ अनएक्सेप्टेड होता है और एक रोड एक्सीडेंट में 15 फरवरी 2022 को दीप सिंधु की मौत हो गई और यहीं से अमृतपाल सिंह वापस भारत आया, क्योंकि अब उसे दीप सिंधु की ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे का हेड बना दिया गया, जो काफी अजीब था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले तक अमृतपाल सिंह को शायद ही कोई जानता था और यहाँ तक कि दीप सिंधु भी कभी अमृतपाल से पर्सनली नहीं मिला था। इनकी ज्यादातर बातचीत सोशल मीडिया पर ही होती थी। उसके बावजूद दीप सिंधु की मौत के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड अमृतपाल सिंह को बनाया जाना काफी सवाल उठाता है। वैसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कई और ऐसे लीडर थे जो इस पोस्ट के लिए अमृतपाल से ज्यादा काबिल थे, पर उन सबको इग्नोर किया गया। जो भी हो, इसके बाद अमृतपाल सिंह वापस इंडिया आ जाता है और यहाँ पर अपना वो लुक चेंज कर लेता है और यहीं से अब वो एक धर्म सिख गुरु की तरह दिखना शुरू हो जाता है और अब वो अपने साथ 10-15 ऐसे ही बॉडीगार्ड्स को रखता है जिनके पास हमेशा बंदूकें और तलवारें जैसी चीज रहती हैं। इसके बाद तो अमृतपाल सिंह भारत सरकार के खिलाफ कई भड़काऊ भाषण देता है, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के खिलाफ कई भाषण देता है। यहाँ तक कि अमित शाह का हाल इंदिरा गांधी की तरह करने की बात भी करता है। इसके बाद पंजाब के यूथ को भड़काता है कि उनकी बेरोजगारी और सभी समस्याओं का समाधान एक अलग देश खालिस्तान है,
जहाँ पर नौकरियां पूरी तरह से पंजाबी युवाओं की होगी और जहाँ की नदियों का पानी केवल पंजाब के किसानों के लिए होगा। एक ऐसा देश जिसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये सब बातें एक भारतीय होने के नाते काफी डरावनी लगती है, क्योंकि शायद आज के समय ऐसा कोई भी इंडियंस नहीं चाहेगा कि जो जख्म हमें 1947 में भारत के टूटकर पाकिस्तान बनने पर मिला वह दोबारा से दोहराया जाए। इसलिए खालिस्तान की ये मांग चिंताजनक तो है, पर आखिर अमृतपाल सिंह खालिस्तान चाहता क्यों है और आखिर उसे पंजाब में सिखों का सपोर्ट क्यों मिल रहा है? तो इसके लिए हमें जानना होगा खालिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। शायद आप जिस खालिस्तान की मांग को एक नया मुद्दा मान रहे हैं, ये कई दशक या फिर कहूं कि कई 100 साल पुराना मुद्दा है और इसी खालिस्तान की मांग ने भारत में 1984 में हुई एंटी सिख राइट्स में हजारों लोगों की जान ली थी। यहाँ तक कि इंडिया की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी जान इसी खालिस्तान के नाम पर गई थी। चलिए डिटेल में थोड़ा इस बात को समझते हैं। तो 1699 में सिखों के 10th गुरु गोविंद सिंह ने एक सिस्टम यानी ग्रुप बनाया जिससे खालसा नाम दिया गया, जिसके अंदर ऐसे सिखों को शामिल किया जाता जो अपने गुरु की कही सभी बातों को मानते थे और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते थे। कई सिख किताबों में इन खालसा को सोल्जर्स की तरह भी दिखाया गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में इन्होंने एक आर्मी बनाकर 17th सेंचुरी में भारत के एक बड़े हिस्से को मुगलों से छीन लिया था, जिसे बाद में सिख एम्पायर नाम दिया गया, जिसे सिखों के इतिहास में सिख राज एंड सरकार एक खालसा भी कहा जाता है। ये सिख एम्पायर 18वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली, लाहौर, तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। पर जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आई तो ज्यादातर सभी भारत के शासकों की तरह सिख एम्पायर के राजाओं को भी अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 1849 में पूरे पंजाब पर सिखों को हराकर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब को कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उस समय भी पंजाब प्रोविंस नाम से जाना गया। कुछ भी हो, पर 18वीं सदी तक पूरी तरह सिख राजाओं का शासन खत्म हो चुका था। पर जब 19वीं सदी में भारत की आजादी के नारे उठने लगे तब कुछ सिख लीडरों ने अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत से अलग सिख कंट्री बनाने की बात कही। हुआ ये कि जब 1929 में लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस लीडर मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूरे अखंड भारत को एक साथ आजादी के बाद यूनाइट करने की बात कही, तो 3 बड़े लीडर्स ने मोतीलाल नेहरू की बात से ऑब्जेक्शन जताते हुए पूर्ण स्वराज्य का विरोध किया। इनमें सबसे पहले तो मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे। दूसरे थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू की बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के समय भारत में दलितों की कंडीशन पहले से काफी अच्छी है और बाद में इस तरह की कंडीशन नहीं रहेगी। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह, जो शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर थे। वो भी पाकिस्तान की तरह सिखों के लिए भारत से एक अलग कंट्री चाहते थे। अब जो भी हो, मोहम्मद अली जिन्ना को तो धर्म के नाम पर या फिर कहूँ कि अंग्रेजों की भारत को तोड़ने की रणनीति के तहत अपना खुद का एक देश मिल गया, पर सिखों के लिए एक अलग सेपरेट कंट्री बनाए जाने की मांग को कांग्रेस लीडर्स ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया कि भारत में सिखों की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया तब दोबारा से अकाली दल के कुछ नेताओं ने भारतीय सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने उनकी किसी भी बात को नहीं माना है और न ही कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को कोई अधिकार दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सिखों की 2 बड़ी नाराजगी थी, जिसमें सबसे पहला तो ये कि सिखों को हिंदुओं की कैटेगरी के अंदर रखा गया, जबकि सिखों का मानना है कि सिख धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। और दूसरी आपत्ति थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब को सिख मेजोरिटी के आधार पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसके बाद पंजाब में कई बड़े प्रोटेस्ट किए गए, जिनमें कई लोगों की समय समय पर जाने गई और अंत में 19 सालों बाद 1966 में भारत सरकार ने पंजाबी लोगों की यह मांग को मानते हुए पंजाब को दोबारा से कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें सिख मेजोरिटी लोगों को एक अलग से पंजाब राज्य दिया गया और हिंदू मेजोरिटी वाले हिस्से को हरियाणा राज्य बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कई पहाड़ी इलाकों को अब हिमाचल में शामिल कर दिया गया। इसके बाद सबको यही लग रहा था कि शायद अब सिख लोगों का ये प्रदर्शन शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सिखों को भारत सरकार का यह फैसला भी पसंद नहीं आया और धीरे धीरे सिख लोगों के बीच दोबारा से एक अलग कंट्री की मांग बढ़ने लगी, जिसके बाद 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें पहली बार इंटरनेशनल मीडिया में खालिस्तान देश की मांग उठाई गई। इस आर्टिकल को छपवाने वाला खुद एक इंडियन लीडर था जिसका नाम जगत सिंह चौहान, जो चाहता था कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी मिलाकर दोबारा से खालसा राज की शुरुआत की जाए और जहाँ पर सिखों का राज होगा और ये देश खालिस्तान कहलाएगा। लेकिन इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आया, जिसमें अकाली दल चाहता था कि भारत की कांग्रेस सरकार पंजाब को कश्मीर की तरह ऑटोनॉमी दे दे, जिसमें केवल डिफेंस को भारत सरकार संभाले, लेकिन उसके अलावा पंजाब के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्लैग हो और खालिस्तान के इंटरनेशनल मामलों में इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रोल ना हो। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन सब मांग को देशद्रोह बताया, जिसके बाद जगत सिंह पर कई FIR दर्ज की गई। लेकिन 1977 में जगत सिंह इंडिया छोड़कर ब्रिटेन भाग गया, जहाँ पर उसने एक खालिस्तान नेशनल काउंसिल बनाई, जिसमें उसने 1980 में भारत के अंदर एक खालिस्तान देश की घोषणा कर दी, जिसके उसने ब्रिटेन में रहते हुए ही पासपोर्ट से लेकर करेंसी तक छपवा दी। इसके
इसके बाद तो ये खालिस्तानी मूवमेंट और भी तेजी से आगे बढ़ती गई। अब इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल होने लगे, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा बना जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो कि उस समय एक सिख ऑर्गेनाइजेशन दमदमी टकसाल का हेड था। भिंडरावाले का नाम भी मीडिया में एक झड़प के बाद ही आया था, जहां पर भिंडरावाले और निरंकारी लोगों के बीच हुई झड़प में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह को जेल भेज दिया गया। पर भिंडरावाले पर उस समय ज्यादा पुलिस केस नहीं हुए, और जो भी हुए उसमें भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई बड़े एक्शन नहीं लिए, क्योंकि उस दौरान कहा जाता है कि भिंडरावाले कांग्रेस लीडर्स के काफी करीब था। 1980 में प्रधानमंत्री के इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के दौरान तो खुलकर भिंडरावाले कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था और उसके लिए कैंपेन कर रहा था। पर जब कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई तब उन्होंने निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह को जेल से रिहा करवा दिया। इसी दौरान पंजाब में रवि एंड बनास नदी के पानी को हरियाणा के साथ बांटने पर भी पंजाब में काफी नाराजगी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए भिंडरावाले ने दोबारा से देश विरोधी बयान देने शुरू कर दिया, और अब तो वह देश विरोधी ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ भी बयान देने लगा था। अपने एक बयान में तो जरनैल सिंह भिंडरावाले ने तो यह तक कह दिया कि अगर सिखों को सिख और हिंदू के बीच की अपनी प्रॉब्लम को सही करना है तो हर एक सिख को 32 हिंदुओं को मारना होगा। ऐसे जहरीले बयानों से हुआ ये कि सिखों और हिंदुओं के बीच टेंशन बढ़ने लगी, और समय समय पर कई हिंदुओं और सिखों की हत्या के केस पूरे भारत में देखने को मिलने लगे। इसी दौरान निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह की हत्या हो गई, जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान भिंडरावाले और उसके कई साथियों का नाम सामने आया। भिंडरावाले निरंकारी सिखों को नकली सिख मानता था। जो भी हो, इंडियन गवर्नमेंट सच्चाई जानती थी, इसलिए सिचुएशन को बिगड़ता देख इंदिरा गांधी के कहने पर इस खालिस्तानी मूवमेंट को तोड़ने के लिए तेजी से पंजाब में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, जिसमें भिंडरावाले के सपोर्टर्स को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। इस तरह करीब 30,000 लोगों को उस समय जेल में डाल दिया गया। जब भिंडरावाले को भी अपनी जान का खतरा सताने लगा तब वो गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गया। 2 साल तक तो यूं ही चलता रहा और पंजाब में इसी तरह हमले होते रहे, जिसके बाद तंग आकर इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दे दी। 2 जून 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर सभी पंजाबी सिख लीडर्स और लोगों से ये अपील की कि वह भिंडरावाले के खूनी खेल में उसका साथ ना दे। इसके अगले ही दिन 3 जून 1984 में भारतीय सेना गोल्डन टेम्पल में एंटर करती है। ये पूरा मिशन करीब 8 जून तक चलता है, जिसमें भिंडरावाले और उसके बहुत से सपोर्टर्स को मार गिराया गया। इसमें कई इनोसेंट लोगों की भी जान चली जाती है। ऑफिशियली आंकड़े की माने तो इस पूरे ऑपरेशन में करीब 500 लोगों की जान जाती है, पर कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इस पूरे ऑपरेशन में मरने वालों का आंकड़ा करीब 3000 था। कई बेकसूर लोग इस समय मारे गए थे। पूरे ऑपरेशन से सिख लोगों के अंदर भारत सरकार और खासकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक गलत इमेज बन जाती है, क्योंकि सिख लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने हमारे धर्म पे ऊपर अटैक किया है। और इसके 2 महीने बाद ही इंदिरा गांधी पर उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, जिनमें इंदिरा गांधी की जान चली जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ये खालिस्तान की मांग करने वाले लोग यही नहीं रुकते हैं, बल्कि 1985 में एक एयर इंडिया प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया जाता है, जिसमें करीब 329 लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा 1984 में फार्मर आर्मी चीफ जनरल AS वैद्यांत को 2 आतंकियों द्वारा पुणे में मार दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जनरल AS वैद्या ही पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे थे। इसके बाद 1995 में एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान फार्मर पंजाब CM बेअंत सिंह को भी मार दिया जाता है। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स लेते हैं। इसी तरह लंबे समय तक पंजाब आतंक की आग में जलता रहा, और अभी करीब 1 दशक से पंजाब में शांति आनी शुरू ही हुई थी। पंजाब की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही थी कि तभी किसान आंदोलन की आड़ में दोबारा से ये प्रो खालिस्तानी आतंकी एक्टिव हो गए। फार्मर प्रोटेस्ट तो भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद ये खालिस्तानी मूवमेंट अब तक चल रही है, और जिसे अब लीड कर रहा है अमृतपाल सिंह, जिसके भड़काऊ बयान और खालिस्तान की मांग की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अब तो कई विदेशी ताकतों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि अमृतपाल सिंह और इस पूरी खालिस्तानी मूवमेंट को फंडिंग पाकिस्तान से मिल रही है। मुझे तो कई बार इस बात से हैरानगी होती है कि जिस पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा ना हो, वह भी भारत को तोड़ने के लिए आखिर फंडिंग कैसे कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो सच में पाकिस्तान की हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भारत तो उनके पैसों से टूटने से रहा, लेकिन जिस तरह वह कभी पंजाब और कभी कश्मीर में अपनी फंडिंग से भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान खुद पैसे की कमी से टूटकर बिखर जाएगा। और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, रिलीजन के आधार पर अब हम अपने देश को नहीं टूटने देंगे। आशा है जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट पंजाब के अंदर स्थिति को कंट्रोल कर लेगी। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह खालिस्तानी मूवमेंट क्या है और आखिर कैसे ये अमृतपाल सिंह इस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को आगे चला रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।